हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम चैप्टर। इस चैप्टर को आज हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन से। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है नेचर की, मतलब नेचर में जो भी होता है वो इसकी एक यूनिट है। ठीक है, तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन है एबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और बायोटिक, जो कि लिविंग थिंग होती हैं। और जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो उसे ही हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है। स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होना अलग अलग स्पीसीज का, जैसे कि हर्ब्स और ग्रासेस हैं वो सबसे नीचे आते हैं बेस में, फिर उससे ऊपर आते हैं सर्ब्स, फिर उससे ऊपर आते हैं ट्रीज। तो एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बन जाता है। हर्ब्स होते हैं जो ग्रास होते हैं, सर्ब्स होते हैं जिनमें वुडी स्टेम होती है, और ट्री जो है वो पूरी तरह से वुडी होते हैं, और ये अलग अलग लेवल पर होते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है। तो इकोसिस्टम 3 टाइप का है। सबसे पहले है मैन मेड इकोसिस्टम, दूसरा है हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड द थर्ड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। मैन मेड क्या होता है? मैन मेड उसे बोलते हैं जो कि ह्यूमन का बनाया हुआ हो, जैसे कि हमारा एक्वेरियम है। एक्वेरियम बोलते हैं जो फिशेस को पालते हैं। फिशेस को पाल कर बेचना एक तरीके से मैन मेड है, और जू जो होता है वो भी मैन मेड इकोसिस्टम ही है। टेरेस्ट्रियल जो कि ज़मीन पर बनते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है और डेजर्ट है, जितने भी ज़मीन पर होंगे वे सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं हमारे पास पॉन्ड्स और लेक, जितने भी हमारे पास पानी के अंदर होंगे वे सब के सब एक्वेटिक होंगे, जैसे कि वेट लैंड हो गया, रिवर हो गई, सी हो गई और ओशियंस हो गई। तो ये सब जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में आते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी होती है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, मतलब कितना जो बायोमास है कितने टाइम में प्रोड्यूस हुआ है अर्थ के ऊपर, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम दो में मेज़र करते हैं, एक तो वेट में और एनर्जी में। वेट में कर रहे हैं तो उसकी यूनिट होगी ग्राम इनवर्स टू, और एनर्जी में कर रहे हैं तो उसकी होगी किलो कैलोरी मीटर इनवर्स टू। अब प्रोडक्टिविटी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम उसे बोलते हैं जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसे प्राइमरी बोल देते हैं। सेकेंडरी हम उसे बोलते हैं इस प्लांट को अगर कोई कंज्यूमर खाता है और उसे खाने के बाद वो अपने आप को बड़ा करता है और उसे दूसरा कंज्यूमर खाता है, तो वो एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब हम देख लेते हैं, 2 टाइप की होती है। पहली होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी होती है हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट का मतलब है कुछ माइनस करके हमें नेट मिलेगा, मतलब कि जो आखिरी हमें मिलेगा। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कितना भी हम ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट जो प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस करके, उसे हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल देते हैं। अब आता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो है हमारे पास ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। अब आर क्या है हमारे पास? आर है यहाँ पर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? प्लांट ने रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है उसे हम माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बचेगी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस कर देते हैं तो बचेगी वो होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। वहाँ पर हमने देखा था प्राइमरी में कि प्लांट्स जो थे वे बना रहे थे ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर जो कंज्यूमर होगा वो बनाएगा। इसको हम समझते हैं डायग्राम से। यहाँ पर एक प्लांट है, तो प्लांट बना रहा है यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको खाता है हिरन। हिरन जब उसको खाता है तो वो अपने अंदर एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बनाएगा, उसको खाता है शेर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी हुई सेकेंडरी वो हुई यहाँ पर हिरन हुई सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और प्राइमरी हो गई प्लांट। तो ऐसे हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है। अब देखते हैं कि डिकम्पोजिशन क्या है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे हम तोड़ देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और न्यूट्रेंट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हम ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और उसको करते कौन है? वो करते डिकम्पोजर्स, उसको तोड़ने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि डिट्रेटस क्या होता है। डिट्रेटस हम उसे बोलते हैं कोई भी हमारे पास डेड थिंग होती है जो मर चुकी है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं डिट्रेटस। वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई एनिमल होता है, या फिर वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। अब डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल थिंग्स का, और करते कौन है? डिट्रीवोर्स, मतलब कि
जो डिट्रेटस है उसे तोड़ दिया जाता है, इस मोल्ड में करते हैं डिट्रोवोर्स। इसका एग्जाम्पल है अर्थवोम। तो अर्थवोम हो गया यहाँ पे डिट्रोवोर्स। बात करते हैं कैटाबोलिज्म की। तो कैटाबोलिज्म क्या है? कैटाबोलिज्म में भी जो डेड थिंग होती है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है, डिग्रेडेशन कर दिया जाता है बाय बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम के द्वारा। यहां पर था हमारे पास लीचिंग। अब देख लेते हैं कि लीचिंग क्या होता है। जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं डिट्रेटस के अंदर, मतलब पानी में घुलने वाले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, वो सोयल के होरिजन में जाते हैं। वहां पर जाकर क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। वहां पर जाने के बाद ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, और प्रेसिपिटेट बनाकर क्या बनाते हैं, अनअवेलेबल साल्ट बना लेते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। अब हम देखते हैं ह्यूमिफिकेशन। अभी तक हमने 3 प्रोसेस पढ़ लिए डिकम्पोजिशन की। ये हमारे पास आती है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है ह्यूमस का सोइल के अंदर। ह्यूमस क्या होता है, अब हम देखेंगे कि ह्यूमस क्या होता है, क्योंकि ह्यूमस को जानना जरूरी है। ये एक रेसिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन के, मतलब डिट्रेटस का ही एक पार्ट है जिसे माइक्रोब्स जो है वो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो उसे बहुत ही स्लोली डिकम्पोज कर पाते हैं डिकम्पोजर्स ह्यूमस को। क्या होता है, जो ह्यूमस है वो कोलाइडल फॉर्म ले लेता है और जमीन के अंदर एज ए रिजर्वर ऑफ न्यूट्रेंट काम करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब बात करते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन होता क्या है? मिनरलाइजेशन में क्या होता है कि रिलीज होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज क्यों होता है? ये रिलीज होता है ड्यू टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन की वजह से रिलीज होगा, लेकिन डिग्रेडेशन किसका? ह्यूमस का कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, मतलब ह्यूमस को कुछ माइक्रोब्स के द्वारा जब डिग्रेड किया जाता है तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट निकलता है। इस पूरे प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन को? पहला है कंपोजिशन ऑफ डिट्रेटस, मतलब कि जो डिट्रेटस है वो किस चीज़ से मिलके बना है उस चीज़ पे। दूसरा है क्लाइमेटिक फैक्टर, मतलब कि टेम्परेचर वगैरह क्या क्या है। तो कंपोजिशन में पहला रहता है लैग्निन एंड टैनिन। अगर लैग्निन टैनिन से बना है तो डिकम्पोजिशन घट जाता है, ठीक है। और अगर शुगर से बना है, क्योंकि शुगर को डिकम्पोज करना आसान है, तो डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। वहीं पर अगर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो डिकम्पोजिशन बढ़ेगा। वहीं पर टेम्परेचर कम है और हवा नहीं है तो डिकम्पोजिशन घट जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया को चाहिए एयर करने के लिए। बात करते हैं एनर्जी फ्लो के बारे में। तो एनर्जी फ्लो क्या होती है कि जो सन है वो सोर्स है हमारे पास सभी एनर्जी का, पूरी अर्थ के ऊपर सन ही एक सोर्स है। एक्सेप्शन है हमारे पास यहाँ पर जो डीप सी हाइड्रोथर्मल्स होते हैं, मतलब कि समुद्र के नीचे क्योंकि धूप नहीं जा सकती, रोशनी नहीं जा सकती, इसलिए ये एक्सेप्शन है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस की बात करते हैं, जिसको हम सिंपली बोलते हैं PAR। तो जितनी भी रेडिएशंस आती हैं वो कितनी आती हैं अर्थ के ऊपर, सन से सिर्फ 50% ही आ पाती हैं जो एक्टिव होती हैं। और प्लांट जो इस्तेमाल कर पाते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इस्तेमाल कर पाते हैं खाना बनाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% होती है पार की, मतलब 50% में से भी 2 से 10% ही एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स और फोटोसिंथेटिकली बैक्टीरिया के द्वारा। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स इनको क्यों बोलते हैं? इसलिए हम इनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब जो हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं वो इनके हैबिटेट के बेसिस पर 2 टाइप के हैं। एक तो है टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, और दूसरे है अपने पास एक्वेटिक, जो कि समुद्र में रहकर धूप से खाना बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आ जाते हैं हर्बिसियस, जो घास फूस होते हैं। दूसरे आ जाते हैं वुडी प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें वुड होती है। एक्वेटिक में हमारे पास है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है हमें पानी में खाना बनाते हैं, और है एल्गी और है हायर प्लांट। तो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते कैसे हैं? तो यहाँ पर जो सन है, सन से एनर्जी ट्रैप होती है प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर जब खाना बना लेते हैं उसको, और जो कार्निवोर्स होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, वे प्रोड्यूसर को खाते हैं। तो ऐसे एक साइकिल चलती है। बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर्स को हेटरोट्रोप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यहाँ पर मतलब है क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वे प्लांट को खाते हैं, और जो दूसरे एनिमल होंगे वे उस एनिमल को खाएंगे जो प्लांट को खाया था। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड तो सबके सब प्लांट के ऊपर ही होते हैं। कंज्यूमर भी हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। 3 टाइप के होते हैं। हर्बीवोर्स में होते हैं जो घास फूस खाते हैं, ठीक है। ये किसके ऊपर फीड करते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं ये फीड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसके एग्जांपल्स है हमारे पास इंसेक्ट्स, बर्ड्स और
मैमल्स। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर को प्राइमरी कार्निवोरा भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वे उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने प्लांट को खाया था। ये फीड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, जैसे कि फ्रॉग हो गया, मैन हो गया और फॉक्स हो गई। तो ये एग्जांपल है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के। जो तीसरा होता है वो है अपने पास टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर को हम सेकेंडरी कार्निवोरा भी बोलते हैं। सेकेंडरी कार्निवोरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं जिन्होंने प्लांट को खाया था। ये फीड करते प्राइमरी कार्निवोरा के ऊपर। इसके एग्जांपल है टाइगर और मैन नहीं सॉरी लायंस होते हैं टर्सरी कंज्यूमर में। अब हम देखते हैं तो ये फीडिंग रिलेशन हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फूड चेन। मतलब एक दूसरे के ऊपर दूसरा तीसरे के ऊपर ऐसे फीड कर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं फीडिंग रिलेशनशिप फूड चेन। फूड चेन भी अपने पास दो टाइप की होती है, एक तो ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी होती है डिट्रेटस फूड चेन। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन होती क्या है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर फीड करता है लिविंग प्लांट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिविंग प्लांट है और उसके ऊपर फीड कर रही है एक गोट, और गोट को एक मैन खाता है। तो ये जो पूरी चेन है इसे हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। ये प्रोड्यूसर हो गई जो ग्रास है हमारे पास, और जो गोट है वो हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, और जो मैन है वो हो गया हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम देखेंगे डिट्रेटस फूड चेन। डिट्रेटस फूड चेन क्या होती है? ये ग्रेजिंग फूड चेन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वे डिपेंड करते हैं, कह सकते हैं फीड करते हैं डेड थिंग्स के ऊपर या डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को हम डिट्रेटस बोलते हैं। तो जो डिट्रेटस होता है उसके ऊपर एक्ट कौन करते हैं, उसे खाते कौन है, वो होते हैं हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं जो उसके ऊपर एक्ट करते हैं। उन डिकम्पोजर्स को हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं, जिसके एग्जांपल्स है हमारे पास फंगी और बैक्टीरिया उसमें हो सकते हैं। और जो सेप्रोट्रोप्स हैं वे सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेगा, ये डिट्रेटस को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। अब हम देख लेते हैं एक नोट यहाँ पर कि मेजर कंटेंट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब कि एक साधन क्या है, मतलब कि कौन सी चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। यहाँ पर देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ग्रेजिंग फूड चेन में होती है, मतलब पानी में। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर हम ज़मीन पर बात करें तो वहाँ पर डिट्रेटस फूड चेन में सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो होती है। बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब होता क्या है इसको हम देखेंगे अभी। तो DFC कनेक्टेड टू GFC इन सम लेवल। यहाँ पर क्या होता है कि डिट्रेटस फूड चेन कनेक्ट रहता है किसके साथ, ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कुछ लेवल पर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रास को खा रही है गोट, और वहीं पे ग्रास को डिकम्पोजर्स भी तो खा सकते हैं। तो एक तरीके से कनेक्टेड है DFC GFC से। ऐसे इंट्रैक्शन को ही हम बोल देते हैं फूड वेब। अब हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल होता क्या है इसको हम समझेंगे एक सिंपल डायग्राम से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है और टर्सरी कंज्यूमर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें आते हैं सभी प्लांट्स। प्लांट्स के एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास और ट्रीज। और जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल है उसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर सभी हर्बीवोर्स आते हैं जो घास को खाते हैं, जैसे जू प्लैंक्टन है, काउ है और गोट है। जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसको हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कार्निवोर्स आते हैं जो कि जानवरों को खाते हैं, जैसे कि बर्ड्स है, फिशेज है एंड वॉल्फ है। फोर्थ ट्रॉपिक लेवल जो होता है हमारे पास, यहाँ पे मैन और लायन, इसकी दो एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं लेवल में। मतलब कि प्रोड्यूसर की एनर्जी ज़्यादा होगी, जो उसको खाएगा उसकी एनर्जी कम। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कि जो प्रोड्यूसर है अगर में 100 एनर्जी बना रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास उसकी सिर्फ और सिर्फ 10% ही जाएगी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वे सब के सब डिपेंड करते हैं लोअर ट्रॉपिक लेवल पे। लोअर ट्रॉपिक लेवल कौन सा है हमारे पास? वो है हमारे पास प्लांट। तो प्लांट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब डिपेंड करते हैं। बात करते हैं स्टैंडिंग क्रॉप की। स्टैंडिंग क्रॉप होता क्या है? अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन ए गिवन टाइम।
एक टाइम में किसी ट्रॉपिक लेवल में, जैसे कि 4 ट्रॉपिक लेवल है, तो इस ट्रॉपिक लेवल में कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है एक टाइम में, उसे ही हम बोल देते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। अब देखते हैं कि हम स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर कैसे करते हैं। इसको हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक है हमारे पास बायोमास से, कि कितना बायोमास प्रेजेंट है। दूसरा नंबर इन यूनिट एरिया, मतलब किसी एरिया में कितना नंबर प्रेजेंट है। बायोमास में भी हमारे पास दो आते हैं, एक तो फ्रेश वेट होता है और एक ड्राई वेट होता है। ड्राई वेट जो होता है हमारे पास, वो उसे हम कह सकते हैं उसे सुखाने के बाद, ड्राई का मतलब है सुखाना, सुखाने के बाद जो बचता है उसे हम ड्राई वेट बोलते हैं, जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और फ्रेश वो वेट होता है, उसे मान लेते हैं कि उसके अंदर अगर पानी है तो फ्रेश वोट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा। बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? तो जब हम फूड चेन को एक पिरामिड की फॉर्म में रख देते हैं तो उसे हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। फूड चेन को स्टडी करना इन द फॉर्म ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। यहाँ पर आप बेस में देख सकते हैं, जो बेस है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को, और जो अपेक्स है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, वो रिप्रेजेंट करता है टॉप मोस्ट कंज्यूमर को, टॉप लेवल के कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। जो अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। पहला है नंबर के बेसिस पर, दूसरा है हमारे पास बायोमास के बेसिस पर, और जो तीसरा होता है वो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी के बेसिस पर। इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर के बेसिस पर। इसका एग्जाम्पल है ग्रास लैंड इकोसिस्टम में। अगर हम देखें तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है बिल्कुल सीधा होता है। वो सीधा क्यों होता है? वो सीधा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रास है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, हमारे पीपी का मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वो प्राइमरी कंज्यूमर से ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से भी ज़्यादा है, और टर्सरी कंज्यूमर से भी ज़्यादा है, इसलिए स्टेट होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें बायोमास का, तो बायोमास का अगर हम ग्रास लैंड में देखते हैं तो वो भी बिल्कुल हमें सीधा देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं पॉन्ड्स में, अगर हम देखते हैं पॉन्ड्स में, तो ये इन्वर्टेड हो जाता है। जो पिरामिड है हमारा इन्वर्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉन्ड्स में जो पेड़ होते हैं उनसे ज़्यादा वजन जो है जानवरों का होता है, जैसे कि फिशेज हो गई, जो प्लैंक्टन्स हो गए। प्राइमरी प्रोड्यूसर से ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर का वजन ज़्यादा होता है, और फाइटोप्लैंक्टन का लेस मास होता है, इसलिए इन्वर्टेड हो जाता है। अब हम बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी की एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमेशा आपको अपराइट पिरामिड देखने को मिलेगा, बिल्कुल सीधा पिरामिड आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो एनर्जी जो प्रोड्यूसर की जो एनर्जी है वो हमेशा कैसी होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है एनर्जी ऊपर जाने पर घटती है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोड्यूसर की एनर्जी ज़्यादा होगी तो पिरामिड तो इसलिए ही जो है हमारा सीधा देखने को मिलेगा। तो ये इसका रीज़न है हमारे पास, क्योंकि ये फॉलो करता है 10% लॉ। 10% लॉ यही कहता है कि जो एनर्जी ऊपर जाती है वो हमेशा कम होती जाती है। ये ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल यूनिट को। साथ ही साथ एक स्पीसीज जो है एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल में ऑक्यूपाई कर सकती है। जैसे कि आप एग्जांपल पे देख सकते हैं, एक जो चिड़िया होती है वो सीड ईटिंग होती है, तो यहाँ पर है वो प्राइमरी कंज्यूमर है, सीड खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर है। लेकिन अगर वही चिड़िया खाने लगे इंसेक्ट्स को, तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी अपने पास सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में ऑक्यूपाई कर रही है। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड्स। तो पहला हमारे पास एग्जांपल है इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्री। तो जब इंसेक्ट फीड करते हैं एक बड़े से ट्री पर, तो जो इंसेक्ट है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो मिलियंस ऑफ इंसेक्ट है, और यहाँ पर सिर्फ एक ट्री है, तो प्रोड्यूसर की क्वांटिटी कम हुई और जो इसके ऊपर फीड कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई। तो यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो कम है और जो कंज्यूमर है जैसे कि इंसेक्ट्स वो ज़्यादा है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। उसके बाद हम देखते हैं बायोमास पिरामिड इन सी में जो बायोमास का पिरामिड होता है वो भी इन्वर्टेड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उनका वजन कम होता है, उनका वेट जो होता है वो कम होता है फिशेज के कंपैरिजन में, एनिमल्स के कंपैरिजन में। वेट हम देख लेते हैं, फिशेज का ज़्यादा होता है, फाइटोप्लैंक्टन का कम होता है, इसलिए इन्वर्टेड बनता है यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। पहली लिमिटेशन है कि कंसीडर नहीं करता सेम स्पीसीज को एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल में। जैसा कि हमने पहले देखा पीछे कि एक जो स्पीसीज है वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल में जा सकती है, लेकिन ये कंसीडर नहीं करता। साथ साथ सिंपल फूड चेन
अलो करता है, जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नॉट कंसिडर फूड वेब, और ये फूड वेब के बारे में कोई भी बात नहीं करता। सेप्रोफाइट नॉट इंक्लूड इन इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब कि जो सेप्रोफाइट्स है, सेप्रोफाइट्स हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स को, उन्हें इंक्लूड नहीं करता इकोलॉजिकल पिरामिड में। जिसमें जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में डिकम्पोजर्स हैं उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर भी इसको नहीं इंक्लूड किया जाता, ये इसकी एक लिमिटेशन है।